नमस्कार, डीवी लाइव ब्रेकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता और मेरे साथ मेरे सहयोगी अमलेंदु जी मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और जैसा कि हम देख सकते हैं, हमारे जो दर्शक थे बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे कि आखिर टीएमसी में क्या चल रहा है, ये जानने की उनको बहुत उत्सुकता थी। हम देख सकते हैं अमलेंदु जी, और इसी तरह से हम आपको बता दें कि जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो ये है कि जिन बागियों ने ममता बनर्जी के साथ गद्दारी की, जिन्होंने अपने फायदे के लिए, या कहें कि हमने कल भी इस पर चर्चा की थी कि सत्ता सुख के लिए उन्होंने ममता बनर्जी के साथ गद्दारी की, टीएमसी में बगावत कर दी, अब उन टीएमसी बागियों के बीच भी फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि हमने कल भी इस पर लगातार चर्चा की थी कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने प्रलोभन दिए होंगे, और उन प्रलोभनों में सबसे बड़ा जो प्रलोभन होगा वो यही कि मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है तो आपको मंत्री पद दिया जाएगा। अब उसी मंत्री पद को लेकर आपस में भिड़ गए ये बागी गुट, क्योंकि बागियों ने जब बगावत की थी तो इसके पीछे की वजह यही थी कि उन्हें सत्ता चाहिए थी, उन्हें पावर चाहिए थी। और क्योंकि अब टीएमसी के पास वो पावर नहीं रही थी, क्योंकि बंगाल में उनकी सरकार जा चुकी थी, और इसीलिए उन्होंने पावर के लिए ही कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ हाथ मिलाने पर विचार किया। लेकिन अब वही उनके लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है, क्योंकि आपस में अब वही सत्ता सुख आपस उन दोस्तों पर, या कहें उन बागियों पर ही हावी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये खबर आ रही है कि सभी गद्दारों में अब फूट पड़ गई है। कुछ लोग मंत्री पद पर पेच फंसा रहे हैं, मंत्री पद को लेकर बीजेपी के साथ भी उनकी अनबन शुरू हो गई है, क्योंकि उन्होंने अपनी बार्गेनिंग पावर को दिखाते हुए उन्होंने मांग कर दी है ज्यादा पदों की, लेकिन बीजेपी उतने पद देने के लिए तैयार नहीं है। यानी बीजेपी के साथ तो उनकी बगावत चली रही है और टीएमसी के अंदर भी अब टूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो अमलेंदु जी, इस पर लगातार बयान आ रहे हैं, कीर्ति आजाद का भी बयान आया है, और तमाम जो दूसरे टीएमसी के वो नेता जो आज भी ममता बनर्जी के साथ डटकर खड़े हुए हैं, वो अब इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस पर हम लगातार चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके पास में आना चाहूंगी कि किस तरह से या क्या वजह है कि टीएमसी के बागियों में भी अब आपस में दरार दिख रही है और बीजेपी के लिए इसको साधना मुश्किल हो रहा है। हाँ, देखिए अंशिता, बीजेपी के जो बागी, मतलब इसके टीएमसी के जो बागी हैं, उनके अंदर भी अब फूट पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। और ये तरीका कहावत है ना गांव में कि गांव बसानी उससे पहले ही जो क्या लुटेरे आ गए, तो वही कहावत जो है ये टीएमसी के बागियों पर, एक अनार 100 बीमार भी, हाँ एक अनार 100 बीमार भी कह सकते हैं, ये चरतार होती दिखाई पड़ रही है। एक तो पहले ये था कि ये अलग गुट बनाकर एनडीए में शामिल होने वाले थे, तो संवैधानिक बाध्यता ऐसी है कि वो हो नहीं सकता था, तो उसका बीच का एक रास्ता निकालने की कोशिश की गई। हालांकि वो भी जो है असंवैधानिक, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि कानून क्या कहता है कि आप दूसरी पार्टी में मर्ज भी नहीं कर सकते इस तरीके से। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने थोड़ा सा रास्ता ही निकाला था कि इसके बाद जो है वो ओम बिरला साहब पक्ष में फैसला दे देंगे। ओम बिरला साहब भी कानून अब समझ रहे हैं, तो वो भी थोड़ा फंसे हुए ठहर गए हैं। तो अब जो बात थी वो ये थी कि इनको जो मंत्री पद दिए जाएंगे, उस मंत्री पद को लेकर झगड़ा जो है शुरू हो गया है। चूंकि सुदीप बंदोपाध्याय सबसे ज़्यादा सीनियर हैं, उधर काकोली घोष दस्तीदार जो हैं उन्होंने तोड़फोड़ की शुरुआत की, तो काकोली घोष दस्तीदार और सुदीप बंदोपाध्याय के बीच झगड़ा बताया जा रहा है कि कौन जो है वो टीम लीडर बनेगा, कौन बड़ा मलाई का पद लेगा, इसको लेकर झगड़ा शुरू हो गया है। दूसरा, वो जिस तरीके से एनसीपीआई में जो विलय की बात थी, वो उस एनसीपीआई जो है उसके अंदर भी झगड़ा शुरू हो गया है। एनसीपी के जो सेक्रेटरी हैं शांतनु डे, वो कह रहे हैं कि हम कोर्ट चले जाएंगे अगर ये इस तरीके से होता है, तो हम इनको लेने को तैयार नहीं हैं। तो ये सारी बातें भी हो रही हैं। तो यानी पूरे तरीके से मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। यानी जहाँ तोड़ने चले थे जिस पार्टी को, उसको तोड़कर आए थे, अब जहाँ जा रहे हैं तो वहाँ भी ये टूटन इनके अंदर साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। तो ये एक इसमें बड़ी खबर है। इसको लेकर जो कीर्ति आजाद टीएमसी के सांसद हैं, ममता बनर्जी के साथ हैं, जो मतलब असली टीएमसी में जो है ममता बनर्जी के साथ क्या जो भी जो असली टीएमसी वही है, तो वो उनके साथ हैं। वो कह रहे हैं कि इनमें आपस में झगड़ा पड़ गया है, और वो क्या कह रहे हैं उसको भी हम लोग सुनेंगे, कीर्ति आजाद क्या कह रहे हैं। लेकिन ये खबर बहुत तेजी से आ रही है कि आपस में ही उनमें झगड़ा हो गया है, और कुणाल में ये काकोली घोष दस्तीदार और सुदीप बंदोपाध्याय, इन दोनों के बीच में भी टकराव हो गया है कि कौन जो है वो इसको लीड करेगा, यानी बड़ा मंत्री पद कौन लेगा। इसको लेकर भी अभी से शुरू हो गया है। बीजेपी में शामिल इसलिए नहीं हुए थे कि बीजेपी में शामिल होने के बाद बार्गेनिंग पावर इस ग्रुप की कम हो जाती, कि अब तो बीजेपी के अंदर शामिल हो गए, बीजेपी के सदस्य हो गए, तो बाहर से अगर दूसरे ग्रुप बनाकर रहेंगे, दूसरी पार्टी बनाकर रहेंगे, तो बार्गेनिंग पावर ज़्यादा रहेगी। लेकिन उस बार्गेनिंग पावर में भी अब टुकड़े होने की आशंकाएं जो व्यक्त की जा रही हैं कि इन दोनों में ही आपस में टुकड़े हुए जा रहे हैं। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जो नई पार्टी में किया है विलय, क्या वो नई पार्टी का भी अब टूटन होगी। जी बिल्कुल।
उसके संसदीय दल में भी ये देखा जाएगा। जी बिल्कुल, हम कीर्ति आजाद को सुन सकते हैं अभी कि क्या कुछ कहा है उन्होंने, कैसे मतलब यहाँ देखा जा रहा है अमलेंदु जी, लगातार कीर्ति आजाद जब आ रहे हैं कोई बड़ा खुलासा कर रहे हैं, और अब एक बार उन्होंने जो खुलासा किया है ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि जिस गुट के सहारे बीजेपी लोकसभा में अपनी संख्या बढ़ाने के सपने देख रही है, वही गुट अब बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। और अमलेंदु जी यहाँ गौर करने वाली बात ये भी है कि जो सहयोगी बनकर आ रहे हैं वो बीजेपी की नीतियों से, बीजेपी की रणनीतियों से, मंशा से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि बीजेपी वादा खिलाफी करने में माहिर है। बीजेपी अभी कहेगी और बाद में पलट जाएगी, इसीलिए वो पहले से ही सारी बात करना चाह रहे हैं। हाँ, पहले से सारी बात करना चाह रहे हैं। और दूसरा, उनके सामने एक संकट और है, सीधे सीधे बीजेपी ने इनको लिया भी इसलिए नहीं लिया, और उसके पीछे एक कारण ये भी है कि भाई अभी जो अंडे फेंके जा रहे हैं और पत्थर फेंके जा रहे हैं तो टीएमसी के लोगों के ऊपर फेंके जा रहे हैं, बीजेपी का कार्यकर्ता फेंक रहा है। अब ये लोग अगर सीधे बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो बीजेपी अपने उस कार्यकर्ता को क्या मुंह दिखाएगी जो अंडे पत्थर फेंक रहा है। तो ये संकट जो है उसके सामने, बीजेपी के सामने, तो इसलिए इनको सीधे तो लिया नहीं गया, लेकिन पिछले दरवाजे से लिया गया, लेकिन पिछले दरवाजे से भी अब इसमें संकट खड़ा हो गया। अब सबसे बड़ा संकट ये है, अंशिता, हम लोग उस पर पहले सुनेंगे इनको, कीर्ति आजाद को, कीर्ति आजाद क्या कह रहे हैं। फिर जो पेच अब फंस गया है, वो पेच फंस गया है ओम बिरला के यहाँ जाकर, और ओम बिरला इनको अभी तक मान्यता नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, और क्या पत्र ओम बिरला ने जारी किया है कि अब क्यों मान्यता अभी नहीं दे रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन मुझे लगता है पहले कीर्ति आजाद को सुना जाए। कीर्ति आजाद क्या कह रहे हैं, इस गुट में आपस में जो झगड़ा शुरू हो गया है उसको देखते हैं। बिल्कुल, हम कीर्ति आजाद को पहले सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कुछ बताया है। वह दीदी है, सब जानते हैं, ममता बंदोपाध्याय। दूसरी है गद्दारों की पार्टी। गद्दारों के बीच में आपस में बगावत हो गई है कि दो मंत्री बनेंगे तो बनेंगे कौन, मिलेगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट, लेकिन आपस में बगावत है। समझ नहीं आ रहा है कि लीडर कौन बनेगा। मजेदार बात यह है, जिस पॉलिटिकल पार्टी में वो जुड़े हैं, जिसका नाम नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया है, उनका कोई भी सदस्य पार्लियामेंट में नहीं है, लेकिन ये सभी उस पार्टी में जा रहे हैं। ये वो पार्टी है जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, यानी इसका कोई दायित्व नहीं है, अभी अस्तित्व नहीं है, ये रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड है, उसमें चले गए। पार्लियामेंट में इनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, यानी ये वही बात हो गई कि तुम किसी, जैसे कॉर्पोरेट अफेयर्स में होता है, किसी कंपनी में घुस जाओ, ये डेमोक्रेटिक नहीं है काम। ये काम है कॉर्पोरेट कंपनी में तुम घुस जाओ, उसके साथ में तुम मर्जर कर लो, जो डेड कॉर्पोरेट ऑफिस है, कंपनी है, उससे मर्जर कर लो, 5-5 करोड़ ले लो, और उसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टी को खड़ा कर दो। ये है, देखिए, इलेक्शन कमीशन का, आप ये देख सकते हैं सर्कल में लगाया हुआ है नेशनलिस्ट, इसका नंबर है 1225, 1225। देख लीजिए आप, ये देखिए मेरी उंगली। तो यहाँ हम कीर्ति आजाद को सुन रहे थे अमलेंदु जी, और कीर्ति आजाद ने वही बात कही जिस पर हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं, और पार्टी के बारे में उन्होंने थोड़ा सा जानकारी देने की कोशिश की है कि एनसीपीआई असल में है क्या, और जानकारी निकल कर आ भी रही है कि एनसीपीआई में शामिल करके एक तरह से बीजेपी के इशारे पर यह सब कुछ हुआ है, क्योंकि एनसीपीआई वहीं पर एक्टिव है जहां पर बीजेपी की ही सरकार है, वही त्रिपुरा है या फिर असम है, और अभी पश्चिम बंगाल, इन्हीं पर वो एक्टिव है। और त्रिपुरा में उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, हालांकि कुल 800 कुछ वोट ही जीत पाए थे, 822 वोट वो जीत पाए थे, उनके 2 उम्मीदवार उतरे थे, और पार्टी की हालत बहुत खस्ता है, ये लगातार चर्चा में बना हुआ है। हमने भी इस पर चर्चा की कि मात्र जो अभी पिछला जो उनका बैलेंस शीट निकल कर आया उसमें मात्र 75 रुपए थे पार्टी के पास। तो एक तरह से तो ये देखा जा रहा है कि बीजेपी ने फंसा दिया है टीएमसी के सांसदों को और फायदा पहुंचा दिया है एनसीपीआई को, और अब एनसीपीआई में भी जो एक तरह से जैसे भी पैसा आने की खबर दिखाई दी तो उनमें भी टूट पड़ती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि एक छोटी सी पार्टी थी, उसके पास जब करोड़ों रुपए आएंगे, क्योंकि ये तो तय माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना बातचीत तो हुई है जिसके आधार पर एनसीपीआई को चुना गया है।
देखिए अंशिता, एक बात तो स्पष्ट है कि जब एनसीपीआई को चुना गया और उनके सचिव कह रहे हैं कि जो मतलब सेक्रेटरी है वो फाउंडर भी खुद को कह रहे हैं कि भाई हमको तो मालूम ही नहीं है, अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष जो है वो पति पत्नी है, तो अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष पति पत्नी है तो घर के अंदर की पार्टी हो गई। तो अगर कोई सौदेबाजी हुई होगी तो अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के साथ हुई होगी, तो वहाँ भी फूट पड़ गई कि भाई अगर आप कुछ ले रहे हैं तो आप पार्टी को क्यों नहीं दे रहे हैं, बाकी लोगों को क्यों दे रहे हैं, पार्टी खाते में 75 रुपये क्यों रहे हैं। जब 20 सांसद आ रहे हैं तो अगर उनकी भाई एक महीने की तनख्वाह ही अगर 20 सांसदों की करवा दी जाए तो करोड़ों रुपए आ जाएगा, है ना, करोड़ों से ज़्यादा ही आ जाएगा अगर इस तरीके कर लिया जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी। तो ये अब 20 जब सांसद आएंगे तो इनके साथ फिर और भी चीज़ें होंगी, सस्ता बाकी सब चीज़ें भी होंगी। तो जब ये फ़ायदा ले रहे हैं, अगर मान लीजिए जैसा कि आरोप लगा रहे हैं कीर्ति आयात की 5-5 करोड़ रुपया एक सांसद को दिया गया, तो भाई सांसदों को अगर 5-5 करोड़ रुपया दिया गया तो इनकी सदस्यता, संसद सदस्यता बचाने वाला जो दल है उसको क्यों नहीं देंगे ये लोग। 5-5 करोड़ आपने लिए तो 1 करोड़ रुपया उस पर एनसीपीआई को भी दो। तो हो सकता है ये सारा लेन देन का झगड़ा शुरू हो गया हो कि भाई आपने तो 5-5 करोड़ बीजेपी से ले लिए, लेकिन हमको आपने कुछ नहीं दिया, हमारे खाते में अभी 75 रुपए है। तो ये अब हो सकता है कि उस एनसीपीआई के अंदर झगड़ा शुरू हो गया हो कि सारा पैसा जो अध्यक्ष जी और कोषाध्यक्ष जी ने ले लिया, बाकी किसी को दिया ही नहीं। अब हमें नहीं मालूम ये झगड़ा है क्या नहीं है, लेकिन जो कीर्ति आयात कह रहे हैं उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस तरीके के झगड़े भी शुरू हुए होंगे। वरना जिस दल के अंदर जिसके पास 75 रुपये हैं, 822 जिसे वोट मिले, तो उसके पास अगर 20 सांसद आ जाएँ तो उसके अंदर झगड़ा क्यों शुरू हो रहा है, इसको लेकर तो सवाल उठते हैं। लेकिन जो अब एक और बड़ी खबर है अंशिता, वो ये है कि स्पीकर जो है ओम बिरला साहब, उन्होंने इनके पत्र पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। और खबर ये आ रही है कि इस पत्र पर फैसला लेने से पहले स्पीकर के ऑफिस ने ममता बनर्जी की पार्टी जो है टीएमसी, ओरिजिनल टीएमसी, उसको ईमेल भेजा है और इन सांसदों को स्पीकर के साथ बैठक के लिए बुलाया है। ये खबर आई। अब खबर ये आई कि जो कल मेल किया गया वो मेल किया गया दिन में 12 बजे, और उस समय अभिषेक बनर्जी जो थे वो ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए सामने थे और उनसे 4 बजे उपस्थित होने के लिए कहा गया। इस तरह की खबर भी आ रही है। तो अभिषेक बनर्जी ने फिर कीर्ति आयात को भेजा स्पीकर के पास, और कीर्ति आयात ने जाकर कहा कि चूंकि वो ईडी के सामने उपस्थित है तो इसलिए 4 बजे आज उपस्थित होना कोई संभव नहीं है, आप इसके बाद का समय दे दीजिए। अब कल ही हम लोगों ने, अंशित आपको याद होगा, इसी कार्यक्रम में चर्चा की थी कि चूंकि टीएमसी की तरफ से सागर का घोष और कीर्ति आयात जाकर स्पीकर को पत्र सौंप आए हैं कि आप किसी नए गुट को मान्यता नहीं दे सकते। संविधान की अनुसूची जो 10 है, उसका 10th शेड्यूल जो है, उसके अंतर्गत स्पष्ट है कि आप इसको नहीं सौंप सकते। अब स्पीकर के सामने समस्या ये है कि अगर वो टीएमसी की आपत्ति का निस्तारण किए बिना अगर इनको मान्यता दे देते हैं, अलग पार्टी के तौर में इनके मर्जर को मान्यता दे देते हैं, तो ये जो न्याय का नेचुरल सिद्धांत है उसके खिलाफ होगा। यहाँ पर स्पीकर की शक्तियाँ एक न्यायिक शक्तियाँ हैं जब वो इस मर्जर की अनुमति देंगे, तो यानी आपने जो न्याय का मूलभूत सिद्धांत है उसका आपने उल्लंघन किया कि आपने दूसरे पक्ष को बिना सुने हुए ही आपने इस पर फैसला दे दिया। तो ये मामला भटका हुआ, चूँकि ये फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते पहली नज़र में ही खारिज हो जाएगा कि भाई आपने जो असली पक्ष था उसको सुने बिना ही आपने फैसला दे दिया। अब यहाँ ये मामला फंस गया है। अब अगर टीएमसी जो है वो ओम बिरला के पास उपस्थित नहीं होती है कि अभी हम उपस्थित नहीं हो रहे हैं, तो क्या आप बिना सुने हुए ही इसको जो है वो एक्स पार्टी कर देंगे? यहाँ एक्स पार्टी भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपत्ति लगी हुई है। तो आपत्ति लगी हुई है तो आपको उस आपत्ति का निस्तारण तो करना ही पड़ेगा। तो आप आपत्ति का निस्तारण करेंगे तो आपको कारण बताने होंगे कि आपका आपत्ति जो है क्यों हम नहीं मान सकते और क्यों हम इस गुट को मान्यता दे रहे हैं। तो यहाँ ये कानूनी दांवपेच बहुत ज़्यादा फंस गया है। ये इनके सामने जो है वो अंशतः संकट आ गया है। अब इन सदस्यों के सामने ये है कि ये इन्होंने कहा जाए कि वो मतलब बेनकाब भी हो गए। नया जो दांव चला वो भी अब फेल होता हुआ नजर आ रहा है। जितना समय बढ़ता जाएगा इनको मान्यता नहीं मिलेगी विलय की, उतना ही आपस में टूट बढ़ती चली जाएगी, उतना ही जो असली जो एनसीपीआई है उसके जो सदस्य हैं उनके अंदर संघर्ष बढ़ता चला जाएगा कि भाई ये तो लेन देन हो रहा है, तो उस लेन देन में जब हमको इस्तेमाल किया जा रहा है इन 20 सांसदों की संसद सदस्यता बचाने के लिए, तो हमको कोई लाभ क्यों नहीं हो। तो वहाँ भी संघर्ष बढ़ता चला जाएगा, यानी एक और टूटन जो है वो वहाँ भी शुरू हो जाएगी। तो ये अब फंसते हुए बुरी तरीके से यहाँ पे नजर आ रहे हैं। लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल हैं पीडीटी आचार्य,
और संविधान विशेषज्ञ भी हैं। जाहिर सी बात है कि वो लोकसभा के ही पूर्व सेक्रेटरी जनरल हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि सबसे ज़रूरी बात यह है कि सिर्फ सांसद किसी दूसरी पार्टी में विलय नहीं कर सकते। कानून यानी संविधान की 10वीं अनुसूची साफ तौर पर कहती है कि विलय मूल राजनीतिक पार्टी को करना होता है, ना कि सांसदों को। इसलिए विलय सिर्फ मूल राजनीतिक पार्टी ही कर सकती है। इस मामले में ऐसा नहीं हुआ है। मूल राजनीतिक पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी है। पार्टी से अलग होने वाले ये सदस्य भले ही पार्टी छोड़ दें, लेकिन कानून के तहत उन्हें तृणमूल कांग्रेस का ही सदस्य माना जाएगा। यानी तृणमूल कांग्रेस का विप भी इनके ऊपर लागू होगा। और अगर ये इस तरीके से पत्र देकर आए हैं तो इनकी संसद सदस्यता चली जाएगी। टीएमसी इनकी संसद सदस्यता खारिज करवाने के लिए भी स्पीकर के पास जा सकती है। तो ये यहाँ आकर मामला फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कानून इनकी मदद करता हुआ नजर नहीं आता। साफ सी बात है कि पार्टी अगर बनेगी, विलय होगा तो वो कानून के तहत होगा। ओम बिरला साहब जी कोई नई पार्टी नहीं बना सकते इनको लेकर। जी बिल्कुल, और ये चीज ओम बिरला को भी समझ में आ रही है। यही वजह है कि ओम बिरला ने 12 बजे ओम बिरला के ऑफिस की तरफ से 12 बजे एक मेल पहुंचा और 4 बजे मिलने का समय दिया गया। यानी साफ है कि ओम बिरला खुद समझ चुके हैं कि वो इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकते। अब हाँ, ये बात, ये कल भी हम इस पर चर्चा कर रहे थे अमलेंदु जी की बीजेपी के दबाव में, मोदी सरकार के दबाव में उन्हें कोई फैसला लेना पड़ेगा, लेकिन उस पर भी अब वो फैसला लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कानूनी दांवपेच में ये मामला फंसा हुआ है। लगातार इसके बारे में टीएमसी के सांसदों की तरफ से या टीएमसी के नेताओं की तरफ से जो ममता बनर्जी के साथ हैं, उनकी तरफ से बयान आ ही रहे थे कि ये पूरी तरह से अगेंस्ट द लॉ है, पूरी तरह से इलीगल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इसी तरह अब ये पूर्व सेक्रेटरी का जो बयान अभी आपने बताया, उनके भी बयान से यही साफ होता है कि ये मामला किसी भी तरह से सही नहीं है। यानी बीजेपी की तरफ से या टीएमसी के बागी सांसदों की तरफ से पूरा सही रास्ता अपनाया जरूर गया, लेकिन वो रास्ता उनके लिए सही होता दिखाई नहीं दे रहा। यानी पूरे कानूनी दांवपेच को समझकर ही ये रास्ता अपनाया गया होगा कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी या टीएमसी के बागी सांसद चूकते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि बिल्कुल नजदीक आकर उनके हाथ से निवाला छिन रहा है। अमलेंदु जी, हाँ बिल्कुल, मतलब साहिल पे नैया आते आते डूब रही है। जी। ये आप समझ सकती हैं कि मतलब किनारे पे आते आते नैया जो इनकी डूबती हुई नजर आ रही है। सागरिका घोष हैं जो टीएमसी की राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया अंशिता, और उन्होंने ट्वीट क्या किया वो आप बता सकती हैं। अंग्रेजी में ट्वीट है, हिंदी में उन्होंने क्या कहा ये आप ये बता सकती हैं। ये सागरिका घोष क्या कह रही है कि अंतर क्या है दोनों में, ये बता रही हैं। बिल्कुल, सागरिका घोष के बयान लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। कल भी उन्होंने इस पर नाराजगी जताई थी, हमने इस पर चर्चा भी की थी, और अब उनका एक बार फिर ट्वीट आ गया है जो इंग्लिश में ट्वीट है, मैं ऐसे बता देती हूँ। लिखा है उन्होंने, फर्क साफ है, चुनाव चिन्ह अलग है, नाम अलग है। तृणमूल कांग्रेस की अगुवाई ममता बनर्जी करती हैं और ये इंडिया गठबंधन के साथ है। गद्दार बीजेपी फॉर इंडिया के साथ है और उनकी अगुवाई नरेंद्र मोदी करते हैं। एक ने जनता का जनादेश चुना, दूसरे ने जनता के साथ धोखा किया। वोटर उस व्यक्ति के बीच का फर्क जानते हैं जिसने एक असली पार्टी बनाई, और उन लोगों के बीच जो सिर्फ बीजेपी की बनाई शेल पार्टी, नाम मात्र की पार्टी की आड़ ले सकते हैं। यानी उन्होंने एक तरह से एनसीपीआई को शेल पार्टी, ये आप शेल शब्दों से हम बहुत ज्यादा वाकिफ हैं। लगातार अडानी इस मामले, शेल कंपनियों की बात जो आती है, मतलब एक तरीके से फर्जी कंपनियां बना ली जाती हैं, नाम की कंपनियां होती हैं, उसकी आड़ में जो है वो धंधे चलते रहते हैं। उन कंपनियों का बस सिर्फ नाम के लिए अस्तित्व होता है कानूनी तौर पे, और उनका जमीन सिर्फ पेपर्स में होती है, और उनके जरिए जो है हवाला का और ये सब धंधे जो होते रहते हैं। तो इसी तरीके से शेल पार्टी जो ये बना ली है, तो यानी शेल कंपनीज बनाने वाले लोग जो है वो शेल पार्टियां भी बनवा रहे हैं। ये जो है सागरिका घोष इस पर तीखा हमला जो है बोल रही है, वो साफ तौर पे कहनी है कि अंतर जो है वो साफ तौर पे है, और ये अंतर दिखाई पड़ रहा है। तो ये एक नया संकट जो है इन लोगों के साथ अंशिता खड़ा हो गया दिखाई पड़ता है। लेकिन जो महुआ मोइत्रा हैं, जो टीएमसी की सांसद हैं, उन्होंने भी बहुत तगड़ा प्रहार जो है वो इन सांसदों के ऊपर किया है। जब ये सांसद मिलने के लिए गए ओम बिरला के साथ, और उस समय के जो चित्र हैं उसको पोस्ट करते हुए महुआ मोइत्रा ने बहुत तगड़ी जो है इनके ऊपर हमला बोला, एक तरीके से कहा जाए, और कहा कि भाई इनके सबके चेहरे देख लीजिए, और इनको जो है इन चेहरों को ये साफ तौर से कहा जाए कि मुस्कुराने की आवश्यकता है। ये आप जा रहे हैं, 20 लोग मुस्कुरा भी नहीं पा रहे। ये एक तरह से जैसे कि महुआ मोइत्रा का अंदाज है, हम इस पर हमेशा बात करते हैं कि वो चुटकी लेकर किसी तरह से कमेंट करती हैं, और यही अंदाज उनका इस तस्वीर जो इन्होंने तस्वीर पोस्ट की है, इसको लेकर भी वही अंदाज उनका देखने को मिल रहा है। हम देख सकते हैं उस तस्वीर को, जब ये सांसद जो बागी गुट है
वो ओम बिरला से मिलने पहुंचा, पत्र सौंप रहा है, लेकिन बहुत बड़ी बात यहां पर महुआ मोइत्रा ने कह दी, यानी कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल में जाकर इस पिक्चर को समझा है और उसे समझकर उन्होंने कहा है कि इनके चेहरों पे मुस्कुराहट क्यों नहीं है। तो उन्होंने लिखा है कि बंगाल के 20 चुने हुए सांसद टीएमसी और ममता दीदी के भ्रष्ट चंगुल से लोगों को बचाने के लिए इतना शानदार कदम उठा रहे हैं, तो फिर आप सब इतने उदास क्यों दिख रहे हैं? कैमरे में देखिए, अपनी बिग ठीक कीजिए, लिपस्टिक दोबारा लगाइए और मुस्कुराइए। मतलब बहुत ही अलग अंदाज में महुआ मोइत्रा ने घेरने की कोशिश की है, तंज कसा है एक तरह से। हाँ बिल्कुल, आजकल की जो युवाओं की भाषा है उसको लेकर कहा जा सकता है कि रोस्ट कर दिया है इन 20 सांसदों को। और ये वाकई में सोचने वाली बात है कि आप इतने बड़े दावे कर रहे हैं कि भ्रष्ट सरकार चलाती थी ममता बनर्जी, टीएमसी भ्रष्ट पार्टी है। अब आप एक सही राह पर हैं, आप हो सकता है अब क्योंकि आप सत्ता में जाने वाले हैं, चाहे वो बंगाल की सत्ता हो या फिर देश की सत्ता हो। ये कि अगर ममता बनर्जी भ्रष्ट पार्टी चलाती थी तो आप ही के साथ मिलकर तो चलाती थी ना, तब आप उसके लिए साथ क्यों थे? नहीं तो इसका मतलब भ्रष्ट चले गए टीएमसी से। जी बिल्कुल, अगर भ्रष्ट पार्टी थी तो भ्रष्ट चले गए टीएमसी से, तो ये तो आपको साबित कर रहे हैं कि आप लोग भ्रष्ट हैं। और जैसा कि कीर्ति आयात कह रहे हैं, खासतौर से काकोली उस दस्तीदार के लिए कि हाँ ये वही है जो 5 लाख रुपया थे वो कैमरे पे लेती हुई पकड़ी गई थी। सुदीप बंदोपाध्याय इनको गिरफ्तार किया था सीबीआई ने, ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कीर्ति आयात। लेकिन कीर्ति आयात भी ये बात साफ तौर पर कह रहे हैं कि चूंकि हमारा पत्र लगा हुआ है स्पीकर के पास और उसमें साफ है, कानून साफ कहता है कि आप इस तरीके से कोई विलय को मान्यता नहीं दे सकते, तो स्पीकर साहब कोई विलय को मान्यता नहीं दे सकते। क्या कहा कीर्ति आयात ने इसको भी लेकर कि हमारा पत्र जो लगा हुआ है वो भी हम लोग सुन सकते हैं अंशिता की कीर्ति आयात इसको लेकर क्या कह रहे हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात जो कीर्ति आयात कह रहे हैं वही बात हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी, आज भी हम लोगों ने ये चर्चा की, और जो पीजीटी आचार्य लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल हैं उनका भी यही कहना है, वो तो संविधान विशेषज्ञ भी हैं, बिल्कुल उनका भी यही कहना है। कल हम लोगों ने अभिषेक मनु सिंह भी और कपिल सिब्बल जो दोनों सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, दोनों की हमने बात यहाँ बताई, उन दोनों का भी यही कहना है कि विलय मूल पार्टी का होगा, सांसद विलय नहीं कर सकते हैं। और ये तो और ज्यादा घपले। बिल्कुल, पैराग्राफ 4 के अनुसार ये नियम है कि मूल पार्टी ही ये फैसला ले सकती है कि उसे विलय करना है या नहीं करना। हाँ, मूल पार्टी फैसला ले सकती है और उसमें स्पष्ट है कि भाई जो आप अगर संसदीय दल विलय भी कर रहा है आपका, तो ऐसी पार्टी में कर रहा है जिसका संसदीय दल नहीं है, संसद में अस्तित्व ही नहीं है, तो विलय ये कहां से होगा? तो आपने मतलब आप लोकसभा में जाकर नई पार्टी बना रहे हैं, तो जनता से चुनकर जो आने चाहिए थे जिस पार्टी से, उसको तो 822 सदस्य मिले और यहाँ आपको 20 मिल गए। ये इस तरीके से, तो इसी तरीके से पंजाब में कहा गया कि पंजाब में बीजेपी को विधायक 2 हैं और सांसद मिल गए 7 राज्यसभा के, तो इसी तरीके से यहाँ एनसीपीआई जो वोट मिले 822 और सांसद मिल गए 20। तो ये तो एक मौकरी जो कहा जाता है, मतलब मजाक आपने लोकतंत्र का बनाकर रख दिया इस तरीके से, तो ये कह रहे हैं। तो हम लोग सुन सकते हैं कि क्या कहा कीर्ति आयात ने इस मसले को लेकर। बिल्कुल, हम कीर्ति आजाद को सुनेंगे, उन्होंने क्या कुछ कहा है, और ये मामला अब और ज्यादा तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन पहले कीर्ति आजाद को सुनेंगे। इस पे थोड़ा सा क्लैरिटी दे दीजिए। आप कह रहे हैं कि ये दिशाहीन है, ये अनरिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड पार्टी है, ये इनके साथ मर्जर कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि अगर इनके पास 20 एमपी जो है, जो 2/3 मेजोरिटी वाले, जो ये एमपी लगातार कह रहे हैं कि हम क्लेम करेंगे एज पर द जो लॉ होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन, उसके आधार पर किस तरीके से ये क्लेम आप लोग कर पाएंगे या वो कर पाएंगे, ये एक सवाल है लगातार उठ रहा है। देखिए एक चिट्ठी जो मैं और सागरिका घोष लेकर के माननीय स्पीकर के पास गए थे लोकसभा में, आपने यदि उस चिट्ठी को पढ़ा होगा तो बड़े स्पष्ट रूप से उसमें क्या संवैधानिक प्रावधान है उसको बताया गया है। केवल एमपी या एमएलए पॉलिटिकल पार्टी नहीं होते, उसका वर्णन मैं शुरू में ही कर चुका हूं। उस 22 एमपी हैं, 20 एमपी हैं ये लोग, 28 टोटल लोकसभा में हैं, 80 विधानसभा में। यह तो पूरा टीएमसी पॉलिटिकल पार्टी तो हुआ नहीं। पॉलिटिकल पार्टी होता है अध्यक्ष, उसके पदाधिकारी, उसके वर्किंग कमेटी और नीचे तक जो उसकी डाउन तक होती है। ये डेफिनेशन है संविधान में और शेड्यूल 10 के 4 में ये कहा गया, बड़ा स्पष्ट किया गया। जब संविधान का संशोधन हुआ उसके साथ में सुभाष देसाई वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के विरुद्ध भी संविधान पीठ में 5 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट का बैठा था, उन्होंने कहा था कि ऐसे नहीं हो सकता, पूरी पॉलिटिकल पार्टी को
पॉलिटिकल पार्टी में केवल उसके सदस्य नहीं होते, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी ऑफिस, उसका बैंक अकाउंट, उसका खाते में बैलेंस, उसके पैसे, वो सारा कुछ होता है जो कि पूरा मर्ज करना चाहिए। वो भी जाके सेपरेट ग्रुप नहीं, मर्ज होना पड़ेगा आपको। वो तो हो नहीं रहा। और ये मैं नहीं कहता, ये संविधान कहता है। यदि संविधान के अनुरूप कुछ हो रहा हो तो हम बोलने लायक नहीं, लेकिन यहां संविधान के अनुरूप तो कुछ नहीं हो रहा। माननीय स्पीकर साहब को भी जो कागज दिए जा रहे हैं, गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हमारी चिट्ठी जो दी गई है वो स्वतः स्पष्ट है, वो सबको मालूम है कि क्या संविधान की सच्चाई है। असली टीएमसी ममता बनर्जी की है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी उनकी है, उनके वर्कर नीचे तक उनके हैं, साफ है। सर, इस मामले में क्या आप लोग कोई तो अभी हम कीर्ति आजाद को सुन रहे थे। अमलेंदु जी, लगातार वो हमलावर हैं और कीर्ति आजाद के बारे में तो लगातार चर्चा हो ही रही है कि जब भी आ रहे हैं कोई बड़ा खुलासा करने ही आ रहे हैं। और इस बार जो उन्होंने खुलासा किया है, चाहे वो पार्टी से रिलेटेड रहा हो या फिर जो जिस तरह से टीएमसी के बागी सांसदों में अब टूट हो रही है, बीजेपी के साथ टूट हो रही है, इस सब पर भी उन्होंने खुलासा किया। और अब उन्होंने ये बताया कि कैसे इस दल को, ये जो बागी गुट है, इनको मान्यता नहीं मिल सकती। और लगातार इस पर हम चर्चा कर ही रहे हैं कि कैसे ये मामला कानूनी दांवपेच में फंसेगा, और ये फंसता हुआ दिखाई भी दे रहा है। और इसी वजह से शायद बीजेपी के जो सहयोगी बनकर पहुंचे उनके अंदर खलबली भी मच गई है। और शायद ये जो मान्यता नहीं मिलने वाली है, इसका भी एक कहीं ना कहीं उनके अंदर डर है कि अगर हम इधर के भी नहीं रहे और उधर के भी रहे तो मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए वो शायद बीजेपी आला कमान पर अब दबाव भी बना रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी आला कमान पर वो दबाव भी बना रहे हैं, ये भी समझ में आ रहा है अंशिता। और अब इनके अंदर बेचैनी बढ़ रही है कि भाई हम अब वहाँ तो छोड़कर भी चले आए और बीजेपी ने हमको अधर में लटका दिया, अपना काम भी कर लेगी, हम तो लेकिन अधर में लटक जाएंगे। तो ये एक संकट की स्थिति जो है वो इनके अंदर पैदा होती हुई दिखाई पड़ रही है, ये हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन ये संकट की स्थिति जो है, इससे कैसे उभरेंगे अब ये देखना होगा। उभर भी पाते हैं कि नहीं उभर पाते हैं, इनके अंदर एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। लेकिन अभिषेक बनर्जी जो हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हम इनके सामने झुकने वाले नहीं है किसी भी तरीके से। और इनको ईडी लगाना हो, चाहे सीबीआई लगाना हो, चाहे सीआईडी लगाना हो, जो लगाना हो लगा लें। ये पार्टी तोड़ रहे हैं, ईडी सीबीआई लगा रहे हैं, तो हम इनके सामने किसी भी हाल में झुकने वाले नहीं है। कल जब ईडी के सामने पेश होकर जब निकले और जो शिक्षक भर्ती घोटाला है उसके मामले में उनको बुलाया गया था, उस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा। उनकी थोड़ी सी हम बात सुन सकते हैं अभिषेक बनर्जी की। जब बाहर निकले वो ईडी की पूछताछ के बाद, तो उन्होंने पत्रकारों से क्या कहा, बांग्ला में है लेकिन हिंदी में हम लोग थोड़ा सा बता देंगे। जी बिल्कुल, हम सुन लें पहले अभिषेक बनर्जी ने क्या कुछ कहा है, उसके बाद हम उस पर चर्चा करेंगे। আপনারা জানেন 3 তারিখে আমাকে সামনে পাঠিয়েছিল এবং আমাকে 15 তারিখ সশরীরে উপস্থিত হওয়ার জন্য কি হচ্ছে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে এবং বিগত দিনে কেসে আমাকে শেষ ডাকা হয়েছিল 2023 সালের নভেম্বরে। আমি তখনও এসেছিলাম, তার আগে সেপ্টেম্বরে ডাকা হয়েছিল, আমি তখনও এসেছিলাম। আমাকে দিল্লিতে দুবার ডাকা হয়েছে, আমি গেছি, আমি সিবিআই এর অফিসে গেছি, সব মিলিয়ে প্রায় 10-12 বার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। আমার সামর্থ্য অনুযায়ী যতটুকু সাহায্য সহযোগিতা করা, যেগুলো তাদের জ্ঞাতার্থে আনার প্রয়োজন, যে প্রশ্নগুলো আমাকে করেছে এবং তারা তাদের কাজ করছে। রাজনৈতিক প্রেসার আছে না আছে আমি সেটা যাব না, তার কারণ বিজেপি নিয়ে যত কম বলা যায় তত ভালো। একদিকে দল ভাঙানির খেলা, আর একদিকে বিরোধী শক্তি যারা লড়াই করছে মাথা নত না করে তাদেরকে কি করে দমানো যায়, তাদের ধমকানো যায়, চমকানো যায়, তাদের ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া যায়, কার্যত বিরোধী শূন্য করে দেওয়া যায় পশ্চিমবঙ্গকে, সেই চেষ্টাই গত 1 মাস ধরে করা হয়েছে। প্রথম দিকে এসআইআর এর নাম করে উপযুক্ত ভোটারদের ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া, কাউন্টিং ভেন্যু থেকে বল প্রয়োগ করে অন্যান্য দলের রাজনৈতিক কাউন্টিং এজেন্টদের तो अभी अभिषेक बनर्जी को हम सुन रहे थे। लगातार अमलेंदु जी ये देखा जा रहा है कि जब से टीएमसी की हार हुई है और उसके बाद जो बगावत हुई है, उसके बाद
लगातार अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधा जा रहा है। ये बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है कि उन्हीं को ही इस टूट का जिम्मेदार बताया जा रहा है, उन्हीं के खिलाफ नाराजगी बताई जा रही है, उन्हीं पर ही जाली हस्ताक्षर करने के आरोप लगाए जा रहे हैं और उनके ही खिलाफ ईडी, सीबीआई, सीआईडी सब कुछ एक्टिव भी हो गया है। और इसी के चलते जब वो ईडी दफ्तर में पहुंचे थे, कल उनको जाना था और उसके बाद उन्होंने जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछे तो उस पर उन्होंने भाजपा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने साफ साफ कहा है कि बीजेपी एजेंसियों के सहारे उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है और क्या कुछ कहा है और क्या मायने निकाले जाएं अभिषेक बनर्जी के इस बयान के और कैसे टीएमसी या ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी मिलकर इस चुनौती का सामना कर रहे हैं, ये यहाँ देखने वाली बात है। अमलेंदु जी, इस पर और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ देखिए, काफी ज्यादा मजबूती के साथ अभिषेक बनर्जी दिखाई पड़ रहे हैं। जिस तरीके से अब हमले हो रहे हैं टीएमसी के सांसदों, विधायकों के ऊपर, टीएमसी के नेताओं के ऊपर, खुद अभिषेक बनर्जी पर जानलेवा हमला हुआ। अगर वो हेलमेट नहीं लगाया होता उनके एक पत्रकार साथी ने तो उसका मतलब उस दिन वो उनकी जान भी जा सकती थी और आंख पर बहुत गंभीर चोट जो थी अभिषेक बनर्जी की आई, आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। ये कल लगभग 11 घंटे जो है ईडी ने उनसे पूछताछ की है शिक्षक भर्ती घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर। और उसके बाद जब बाहर निकले तो उन्होंने जो कहा कि भाजपा केंद्रीय एजेंसियों के सहारे हमारी पार्टी को तोड़ने और अस्थिर करने का प्रयास कर रही है और हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे। एक तो उन्होंने साफ तौर पे ये बात कह दी और उन्होंने कहा कि भाई स्पीकर ने जो उनको शाम 4 बजे तक का नोटिस दिया, दोपहर 2 बजे ईमेल भेजा और 4 बजे उपस्थित होने का कहा, ये उनका जो है वो कहना था। तो इस पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मेरे पास मोबाइल और ईमेल पर्सनल का एक्सेस नहीं था, इसलिए टीएमसी के अन्य सांसद जो है इस टाइमिंग पर उन्होंने कड़ा एतराज जताया और स्पीकर के कार्यालय को उन्होंने ये अवगत भी करा दिया कि चूंकि हमारे पास उस समय फ़ोन और ईमेल का एक्सेस नहीं था तो 2 घंटे में हमारे सांसद आपके सामने उपस्थित नहीं हो सकते थे, ये उनको बता दिया गया। और जो उन्होंने साफ तौर पे कहा, उन्होंने एक जो बात कही वो साफ तौर पे कही कि जो भी ढूंढना है या जो भी निष्कर्ष निकालना है वो जांच एजेंसियों ही इससे जाकर पूछें, मैं इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। जो भी ढूंढना है जांच एजेंसी जाकर ढूंढें। जिस तरीके से उनके मकान के ताले तोड़कर जो थी सीआईडी ने तलाशी ली, एनडीआरएफ की टीम बुलाकर ताला तोड़वाया गया, ताला तोड़वाने के लिए भी एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई जैसे कोई सुनामी आ गई हो इस तरीके से। तो ये उन्होंने एक तरीके से स्पष्ट तौर पर कह दिया कि झुकने वाले नहीं हैं, बीजेपी चाहे कितनी भी तोड़फोड़ की कोशिश कर ले। तो ये अभिषेक बनर्जी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया। जी बिल्कुल, यहाँ पर अभिषेक बनर्जी का जो बयान है वो बता रहा है कि उन्होंने साफ साफ संकेत दे दिया है कि कोई भी चालाकी या कोई भी कोशिश नाकाम होने वाली है। वो बीजेपी जो है अभिषेक बनर्जी को नहीं तोड़ सकती, ममता बनर्जी को नहीं तोड़ सकती, चाहे पूरी पार्टी तोड़ लीजिए, लेकिन वो इसी तरह डटकर मुकाबला करेंगे, चाहे सारी एजेंसियां लगा दी जाए, पूरी पार्टी के सांसद या विधायक उनसे तोड़ लिए जाए। क्योंकि जैसा है कि लगातार देखा भी जा रहा है, पहले विधायकों की नाराजगी की खबरें आने लगी, उसके बाद सांसदों की आने लगी। यानी इस वक्त टीएमसी पर जो संकट मंडरा रहा है, लेकिन टीएमसी के जो समर्थक हैं, जिस तरह से जिनमें नाम है महुआ मोइत्रा का, जिनमें नाम है कल्याण बनर्जी या फिर जिनमें नाम है कुणाल घोष, उन सबका जो, या कीर्ति आजाद या शत्रुघ्न सिन्हा, इन्होंने साफ तौर पर बता दिया है कि वो किसी भी कीमत पर ममता बनर्जी का या अभिषेक बनर्जी का साथ नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी की तरफ से लाख कोशिशें हो रही हैं और बड़ी बात यह है कि बीजेपी का जो लोग समर्थन कर रहे हैं, सबसे पहले आप देखिए अभिषेक बनर्जी पर हमले हुए, अंडे वगैरह फेंके गए और उन पर तो बहुत गंभीर हमला, मतलब बड़ा हमला हुआ, चोट लगी उनको। उसके बाद कल्याण बनर्जी पर हुआ। इसके अलावा एक और, हालांकि वो वापस चले गए हैं, उन्होंने हाथ थाम लिया है, हलदार जो थे, बापी हलदार, लेकिन चलिए उन पर भी हमला हुआ। हालांकि उन्होंने घुटने टेक दिए, एक तरह से कह सकते हैं, हमले के आगे डर गए वो। और लेकिन इसके अलावा कुणाल घोष पर भी अंडे फेंके गए हैं, उसका भी वीडियो लगातार तेजी से वायरल हो रहा है और कुणाल घोष ने उन लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज करा दिया है, शिकायत कर दी है। और अब महुआ मोइत्रा ने इस पूरे मामले को देखते हुए, क्योंकि लगातार महुआ मोइत्रा इस मामले में एक्टिव है, लगातार हमलावर दिखाई दे रही है, महुआ मोइत्रा ही थी जिन्होंने सबसे पहले बयान दिया था कि बीजेपी के पास या जो बागी सांसद है काकोली घोष, उनके पास उतनी संख्या है ही नहीं जितने वो दावे कर रही हैं। बिल्कुल 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 उनके पास है ही नहीं। जो एक तो जो है दावा किया गया कि 20 हैं, तो भाई 20 अगर है तो 20 स्पीकर के सामने उपस्थित क्यों नहीं हुए? वो 17 दिखाई पड़ते हैं, कभी 16 दिखाई पड़ते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ रहे। तो आखिर वो 20 लोग कौन है जो आपके साथ नहीं पहुंचे वहां? और स्पीकर ने कैसे पत्र स्वीकार कर लिया अगर 20 आपके सामने नहीं है?
तो ये बताएं स्पीकर, अब ये स्पीकर के ऊपर जिम्मेदारी है, तो स्पीकर के ऊपर अब भी बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि सौगत राय जो टीएमसी के सांसद हैं, सीनियर सांसद हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये अच्छी बात है कि टीएमसी के सांसदों को बुलाया है स्पीकर ने, और हमें नहीं मालूम कि टीएमसी को ये मिला है कि नहीं मिला है। इसका मतलब टीएमसी, अगर सौगत राय कह रहे हैं कि टीएमसी को वो मेल मिला है कि नहीं मिला है, तो इसका मतलब सौगत राय को भी मेल नहीं मिला है। और अभिषेक बनर्जी को हमने सुनवाई दिया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि मेरे पास ना मेल था ना मेरे पास फ़ोन था, तो मैं कैसे 2 घंटे के अंदर पहुंच जाऊं भाई, आपका एक्सेस जब मेरे पास नहीं है मेल मिलने का, तो मेल पर तो आपके इस समय डिलीवर हुआ ये भी सब सामने आता, तो आप कैसे कह सकते हैं। हम लोग सौगत राय को भी सुनेंगे, उनकी बाइट भी आ गई है कि वो सौगत राय क्या कहना है। और काकोली घोष दस्तीदार जो हैं, सबसे पहले इन्होंने कल्याण बनर्जी पर हमला किया था। आपको याद होगा इन्होंने स्पीकर को पत्र लिख दिया था, चुनाव मतलब परिणाम आते ही 4 दिन के अंदर ही स्पीकर को पत्र लिख दिया था साहब कि कल्याण बनर्जी ने अभद्रता की थी कभी, तो यानी भूमिका वहां से तैयार हो गई थी। काकोली घोष दस्तीदार ही है जो सबसे पहले मतलब चुनाव परिणाम आते ही अगले ही दिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था जिलाध्यक्ष के पद से। तो समझ में आ गया था कि ये क्या खेल चलने जा रहा है। यानी काकोली घोष दस्तीदार ने अपनी तरफ से हाथ बढ़ा दिया था बीजेपी की तरफ दोस्ती का, और यहीं से फिर सारे काम जो थे वो शुरू हो गए। ऐसा भी माना जा सकता है कि काकोली घोष जैसे सिर्फ नतीजे आने का इंतजार कर रही थी कि नतीजा क्या आएगा उसके आधार पर वो आगे की अपनी रणनीति तैयार करेंगी, और जब नतीजा बीजेपी के पक्ष में आया तो उन्होंने तुरंत ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया और बीजेपी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। वहीं जो लोग इस वक्त ममता बनर्जी के साथ खड़े हुए हैं, अब उन पर हमले शुरू हो गए हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, अब कुणाल घोष पर भी हमला किया गया है, और इसी को देखते हुए महुआ मोइत्रा ने चेतावनी पहले ही दे डाली है। एक बाकायदा वीडियो जारी कर उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उन पर भी अंडा फेंका गया तो वो वीडियो में से उस व्यक्ति को पहचान लेंगी और फिर उस व्यक्ति को पहचान कर उसके खिलाफ एफआईआर कर देंगी, शिकायत दर्ज कर देंगी। पहले ही उन्होंने चेतावनी दे दी है। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने महुआ मोइत्रा ने पहले ही चेतावनी दे दी है कि भाई वीडियो में से पहचान लिया जाएगा, और वीडियो से पहचान लिया कुणाल घोष ने भी, जिसने हमला किया था उसके खिलाफ उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी है और कहा है कि मैंने इसको पहचान लिया है और इसको शुभेंदु अधिकारी इस पर कार्रवाई करो, इसको गिरफ्तार करो। तो ये उन्होंने साफ तौर पर कह दिया, तो ये महुआ मोइत्रा ने भी कह दिया है। आपको याद होगा कि इससे पहले जो वहाँ इनके बीजेपी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं श्रमिक भट्टाचार्य, उनका बयान आया था कि जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, बीजेपी के जो कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप खुद स्वीकार कर चुके, आपके प्रदेश अध्यक्ष स्वीकार कर चुके कि इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं वो बीजेपी के लोग कर रहे हैं। तो अब ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं बच सकते कि आप जो ये सब नहीं करा रहे हैं, तो सारा दोष जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर है कि यही सब इस तरह की घटनाएं करवा रहे हैं। लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो काकोली घोष दस्तीदार ने आरोप लगाए और ओम बिरला ने जिस तरीके से पत्र भेजा, उसको लेकर सौगत राय क्या कहते हैं वो भी हम लोगों को सुनना चाहिए। जी बिल्कुल, हम सौगत राय को एक बार सुन लेते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। यानी ये पूरा मामला अब बहुत ज्यादा फंसता चला जा रहा है। जितना सीधा या जितना आसान बीजेपी को लग रहा था टीएमसी में टूट करके अपने जो है लोकसभा में संख्या को बढ़ा लेना, वो उतना आसान नहीं हो रहा है। उल्टा बीजेपी ने अपने लिए एक मुसीबत मोल ले ली है। नए सांसद तो बार्गेनिंग पावर दिखा ही रहे हैं, बीजेपी को डराने धमकाने की, दबाने की कोशिश कर ही रहे हैं कि हम आपका साथ छोड़ देंगे। वही जो बीजेपी खेल कर रही है, नए लोगों को अपने साथ शामिल कर रही है अपनी संख्या बल बढ़ाने के लिए, उससे पुराने सहयोगी बेचैन दिखाई दे रहे हैं। यानी बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो रही है। इस पर हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन फिलहाल सौगत राय को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्या कुछ कह रहे हैं। वो अलग मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि और जो टीएमसी एमपीज जो हैं उनके साथ वो बैठकर तब फैसला लेंगे। उन्होंने चिट्ठी भी लिखा है, ईमेल भी दिया है। क्या कहेंगे सर इस पे? अच्छी बात है। स्पीकर के काम है निरपेक्ष रहना। तो मैं ये जो सुना, जिस दिन ये डिसैटिस्फाइड एमपी चिट्ठी दिया, उसके पहले तृणमूल कांग्रेस की ओर से चिट्ठी दिया गया था। तो मैंने ऐसा सुना कि स्पीकर ने तृणमूल कांग्रेस को भी एक चिट्ठी दिया उनसे मिलने के लिए। मिला कि नहीं मुझे पता नहीं। सर, काकोली घोष जी पे बार बार बदसलूकी का आरोप लगा रही हैं और कह रही हैं कि उनको लोकसभा से बाहर निकाला जाए। मैं काकोली घोष दस्तीदार का मांग है, इस पे मैं क्या करूंगा। काकोली घोष दस्तीदार अभी ये जो बगावत का नेतृत्व दे रही है, तो उसके काम है कि ममता बनर्जी के साथ जो हैं उसको बदनाम करना। इसीलिए वो कल्याण बनर्जी के खिलाफ इतना कुछ बोल रही है। सर, टीएम शामिल हो गए,
टीएमसी विधायक जो बागी हैं, वो लोग का जो नेता है ऋतुव्रत, वो कह रहे हैं कि हम लोग उसमें शामिल नहीं होंगे। क्या कहेंगे सर इस पर? इसमें तो ये जो लोग छोड़े हैं, इसमें बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है। कोई सीधा बीजेपी में जाने चाहते हैं, कोई अलग ब्लॉक बनाने चाहते हैं, और लोकसभा में लोग क्या कॉकरोच जनता पार्टी ने, क्या नाम है, एनसीपीआई, उसमें शामिल हुआ। तो तीन ठो अलग मत तो दिखाई दे रहा, देखेंगे क्या होता। सर कल बोला तो अभी हम सौगत राय को सुन रहे थे और उन्होंने भी वही बात कही है कि अब जो बागी सांसद हैं उनमें भी अब एक तरह से बगावत देखने को मिल रही है। यानी पहले उन्होंने टीएमसी के साथ बगावत की और अब बीजेपी के साथ भी वही बगावत जैसे हालात पैदा हो गए, क्योंकि वो पहले से ही समझ रहे हैं कि बीजेपी ने उन्हें अधर में लाकर लटका दिया, एक ऐसी पार्टी के सहारे छोड़ दिया है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। और अब पार्टी के पास जब करोड़ों रुपए आते दिखाई दे रहे हैं पार्टी को, तो उनके अंदर ही फूट पड़ गई है। लगातार ये बयान आ रहे हैं, जैसे कि शांतनु डे के ही अगर हम बयान बात करें, जिसको कल हमने सुनाया भी था अपने दर्शकों को, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि उन्हें तो किसी बात की जानकारी नहीं, अध्यक्ष ने कोई बातचीत कर ली होगी और उनका फैसला उनका फोन कॉल मेरे पास आना चाहिए था, अभी तक नहीं आया है। तो ये बात बड़ी मायने रखती है कि उनके अंदर फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल फूट पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। और सबसे ज्यादा हंसी की बात जो ये आ रही है कि जिस पार्टी का अपना दफ्तर तक नहीं है, जिसके अकाउंट में सिर्फ 75 रुपए है और सांसद गिर गए उसके झोली में 20। जी। तो मतलब ये छप्पर फाड़ के जो नहीं, तो ये तो लिंटर तोड़ के जो है ये दे दिया है ऊपर वाले ने उनको। तो ये तो वो पगलाएंगे तो हैं। तो वहाँ भी अब शुरू हो गया। अब जो बात कह रहे हैं, जो बात कही थी की थी आपने, वही बात कह रहे हैं सौगत राय कि इनके अंदर अब झगड़ा ये हो गया है कि भाई कौन लीड करेगा, कौन जो मंत्री बनेगा, कौन मंत्री नहीं बनेगा। भाई जाहिर सी बात है कि अगर 20 लोग बागी बनकर जा रहे हैं तो सिर्फ सांसद बने रहने के लिए नहीं जा रहे हैं, सबको कुछ ना कुछ चाहिए, तो इसके लिए जा रहे हैं। इसको लेकर जो है अभिषेक मनु सिंघवी जो है सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील है, कल हमने उनकी बाइट सुनवाई भी थी, उन्होंने एक ट्वीट किया है और उन्होंने भी ये इस पे लेकर जो क्या कहा है वो हम लोग देख सकते हैं। अंग्रेजी में ट्वीट है, आप हिंदी में बता सकती हैं कि क्या जो है कहा है अभिषेक मनु सिंघवी ने। जी बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि अभिषेक मनु सिंघवी ने जो ट्वीट किया है उसे हम अपनी स्क्रीन पर लाएं, अपने दर्शकों तक पहुंचाएं कि क्या कुछ कहना चाह रहे हैं वो। हालांकि जैसे कि आपने बताया अमलेंदु जी, वो ट्वीट अंग्रेजी में है, हम उसका हिंदी अनुवाद यहां पर बताने जा रहे हैं, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी के बयान इस वक्त बहुत मायने रखते हैं। मामला कानूनी दांवपेच में फंस रहा है और वरिष्ठ वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी। तो आपको बता दें, उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, पार्टी बदलने या दल बदल करवाने की बीजेपी की कभी ना खत्म होने वाली भूख अब इस हद तक पहुंच गई है कि सांसदों को ऐसी पार्टियों में शामिल किया जा रहा है जिनके बारे में जनता ने शायद ही कभी सुना हो। कुछ एक मौका परस्त लोग बंद कमरों में सौदेबाजी और राजनीतिक दलाली के जरिए जनता का जनादेश हासिल नहीं कर सकते। दल बदल विरोधी कानून का मकसद लोकतंत्र की रक्षा करना था, ना कि उसे दरकिनार करके नए नए तरीके निकालना। और यहां पर उन्होंने साफ साफ आरोप लगा दिया है बीजेपी पर कि वो नए तरीके निकालकर असल में कानून का उल्लंघन कर रही है, यानी रास्ता ढूंढ लिया। पर उस रास्ते पर जो बागी सांसद निकल पड़े हैं उनके लिए वो रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किलों भरा यहां पर दिखाई दे रहा है। अमलेंदु जी, बिल्कुल ये काफी मुश्किलों भरा दिखाई पड़ रहा है और इसका असर जो है जो बीजेपी का महाराष्ट्र में चल रहा है ऑपरेशन टाइगर, उस पर भी पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर यही 20 फंस जाएंगे तो वो महाराष्ट्र में कैसे करेंगे। हालांकि संजय राउत जो हैं शिवसेना यूबीटी के सांसद, उनका साफ तौर पर कहना है कि पूरा शिवसेना यूबीटी एकजुट है, यहाँ हमारे यहाँ कोई टूट नहीं है। लेकिन बीजेपी की तरफ से और एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो उसकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि शिवसेना यूबीटी में फूट पड़ गई है और उनके भी 5 सांसद जो है वो बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं। इस तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन वो नहीं हो रहा है। इसको साफ तौर पर समझा सकता है। संजय राउत को भी हम लोग सुन सकते हैं कि संजय राउत जो है वो क्या दावा कर रहे हैं अंशिता इस मसले को लेकर। जी बिल्कुल, डिलिमिटेशन का मामला इतना बड़ा हो गया है कि बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। और क्योंकि वो एक बार इसमें फेल हो चुकी है संसद के अंदर, विपक्ष की ताकत के आगे उसे घुटने टेकने पड़े, इसलिए अब बीजेपी लगातार कोशिश में है कि कैसे लोकसभा में अपना संख्या बल वो बढ़ा ले, किसी एक दो सहयोगियों पर उसे निर्भर ना रहना पड़े। लेकिन उसके लिए अब मुसीबतें बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि इसमें उसे सफलता मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उल्टा जो सहयोगी हैं वो बेचैन हो गए हैं। फिलहाल ये कोशिश जो बंगाल में चल रही है, वही कोशिश महाराष्ट्र में भी चल रही है। पैरेलली 2 राज्यों पर फोकस कर रही है बीजेपी इस वक्त तोड़फोड़ करने के लिए। लेकिन दोनों ही
सारी जगह वो फेल हो रही है। और महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस नहीं, ऑपरेशन टाइगर नाम दिया गया है, लेकिन ऑपरेशन टाइगर फेल हो रहा है। और संजय राउत ने साफ साफ कह दिया है कि उनका ऑपरेशन टाइगर नहीं है, लेकिन हम ऑपरेशन बुल जरूर चला रहे हैं। तो यहां पर एक बार फिर संजय राउत को सुनना जरूरी है कि कैसे उन्होंने बताया कि बीजेपी या शिंदे मिलकर जो भी जाल बिछा रहे हैं, इस बार जो उद्धव ठाकरे हैं या उनकी शिवसेना है वो इस जाल में फंसने वाली बिल्कुल नहीं है। हम सुन सकते हैं संजय राउत को। नहीं, कौन है आपको मालूम है? क्या नाम उसका? कुणाल कुमाने। नहीं, मैं उनको पहचानता हूँ। इस प्रकार की कोई व्यक्ति महाराष्ट्र के राजनीति में नहीं है। अब ये शिंदे गुट में ऐसे ऐसे लोग भरे हैं, हाँ, उसको भी जाकर बकते हैं। ये कंपाउंडर का हिस्से के आदमी नहीं है। वो काम करते हैं डॉक्टर के पास और ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन जिस तरह के दावे कर रहे हैं सर, अरे कौन दावे कर रहा है? ऑपरेशन टाइगर कंप्लीट होगा, क्या है ऑपरेशन के पहले होगा, टूटेगा, पार्टी टूटेगी, इस तरह की बात कर रहे हैं लगातार शिंदे। कौन तोड़ेगा? आपको मालूम है कौन तोड़ेगा? हम बैठे हैं ना। आप देखिए, ये 12 साल में भारतीय जनता पार्टी को यही काम है ना, उसको तोड़ो, उसको खरीदो, उसको बेचो, देश को बेचो, जमीन को बेचो, पब्लिक प्रॉपर्टी बेचो, फिर एमपी एमएलए खरीदो, यही काम चल रहा है उनका। देश निर्माण का काम कहाँ चल रहा है? क्या हम देख रहे हैं? अब तृणमूल को तोड़ दिया, उससे पहले एनसीपी और शिवसेना को तोड़ दिया था। तो थोड़ा अभी पेट भर गया तो चुप बैठो ना, पेट फट जाएगा आपका, छूट जाएगा पूरा बाहर आ जाएगा। अभिषेक बनर्जी से भी 11 घंटे ईडी ने पूछताछ की है। अभिषेक बनर्जी लगातार कह रहे हैं हम सरेंडर नहीं करेंगे। कभी नहीं करेंगे वो लड़का, मुझे मालूम है। करने दो, जितना भी छल कपट करना है कर लीजिए। चलिए। तो अभी संजय राउत को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा जितना भी छल कपट करने की कोशिश करनी है कर लीजिए, यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला। और ये लगातार देखा जा रहा है, पिछले दिनों जो उद्धव ठाकरे ने अचानक बैठक बुलाई अपने सांसदों की, उसमें सारे सांसदों की उपस्थिति इस बात का सबूत है कि वहां पर किसी भी तरह की कोई नाराजगी नहीं है, किसी तरह की टूट नहीं हो रही है। यानी उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी को अब पहले से ज्यादा मजबूती से बांध कर रखा हुआ है। और वही बात संजय राउत ने उस दिन भी कही थी, आज भी वही बात दोहराई है कि यहां से कोई नहीं जा रहा है। और ये साफ देखा जा रहा है कि बीजेपी की जो कोशिश है, शिंदे की जो कोशिश है, क्योंकि शिंदे का अपना फायदा यहां पर छुपा हुआ है। लगातार ये चल रहा है कि भले ही बीजेपी के इशारे पर शिंदे ये कर रहे हैं, लेकिन असल में शिंदे खुद को बचाने के लिए भी ये कदम उठा रहे हैं, क्योंकि शिंदे अब खुद को मजबूर और कमजोर महसूस कर रहे हैं। 7 सांसदों से साथ उनका टिकना मुश्किल है। उनका टिकना मुश्किल है। दूसरा, ये जो टीएमसी के अंदर ये हो गया है, 20 सांसद बीजेपी को इकट्ठा मिल गए हैं, इसके बाद नीतीश, नायडू और शिंदे, इन तीनों के अंदर बेचैनी बढ़ गई है कि अब बीजेपी की इन पर निर्भरता खत्म हो जाएगी, तो ये बीजेपी को ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे, बार्गेनिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये इसलिए इनको लगता है कि हम अपने आप ही कुछ बढ़ा लें ताकि हमारी बार्गेनिंग पावर बनी रहे। तो इसके लिए भी ये खेल चल रहा है। तो यानी एनडीए के अंदर खेल चल रहे हैं, खेल के अंदर खेल। ये भी कह सकते हैं कि एनडीए दूसरों में खेल करवाती थी, लेकिन आज हालात ऐसे हो गए कि एनडीए के अंदर ही खेल चल रहा है। हाँ, एनडीए के अंदर भी खेल शुरू गए। लेकिन इस खेल के बीच अंशिता, जो सबसे ज्यादा चर्चा बंगाल में हो रही है वो उन सायोनी घोष की हो रही है, जो काबा भी पढ़ रही थी, जो हनुमान चालीसा भी पढ़ रही थी, गुरबानी भी पढ़ रही थी, सेकुलरिज्म की झंडा बरदार बनी हुई थी, वो जो है उनके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। और कल कीर्ति आयात ने उनका एक चित्र पोस्ट करते हुए जो लिखा है एक्स पर, वो हम लोग जब उनका ट्वीट देख सकते हैं, वो क्या फिर दूसरे मुद्दे पर शिफ्ट होते हैं, आप बता सकते हैं? जी बिल्कुल, हम देख सकते हैं कि एक तस्वीर यहाँ पर सायोनी घोष की पोस्ट करते हुए साफ साफ कीर्ति आजाद ने उनकी ही बात उनको याद दिलाई है, क्योंकि उन्होंने ही एक बार कहा था कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। अब वही सवाल कीर्ति आजाद ने इनसे पलटकर पूछ लिया है कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। यहाँ पर सबसे ज्यादा सायोनी घोष लगातार चर्चाओं में बनी हुई है, क्योंकि जब चुनाव चल रहे
रहे थे चुनाव के जो है यहाँ पर जब वो सड़कों पर उतरी हुई थी, जनता के बीच जा रही थी, सबसे ज्यादा बीजेपी पर हमलावर थी। यहाँ तक कि राघव चड्ढा पर भी हमलावर रही थी ये, जब उन्होंने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। और आज वही सायुनी घोष सभी के नजरों में आ गई हैं, सबके निगाहों में है और उन पर सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं कि आप कैसे पलट सकती हैं। यानी कह सकते हैं ना अमलेंदु जी की कोई भी बात बोलने से पहले 4 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि कल को आपका कदम आपकी ही बातों को याद ना दिला दे। वो हालात यहाँ पर सायुनी घोष के होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, जो मोदी जी के साथ होता है वो सायुनी घोष के साथ हो रहा है। मोदी जी के पुराने ट्वीट निकल कर लाए जाते हैं कि रुपया तब गिरता है जब प्रधानमंत्री की गरिमा गिर जाती है। प्रधानमंत्री की उम्र से ज्यादा हो गया है रुपया। यहाँ भी जो डॉलर जो प्रधानमंत्री की उम्र से ज्यादा हो गया है, बहुत बहुत ऊपर हो गया है। मतलब बड़ा भाई क्या भी जो पिताजी की उम्र का हो गया प्रधानमंत्री की डॉलर तो जो है। तो यहाँ भी ये देख सकते हैं, कहा तो प्रधानमंत्री की उम्र तक की बात थी, यहाँ तो प्रधानमंत्री के पिताजी की उम्र का हो रहा है और माताजी की उम्र का तो हो ही चुका। कहीं ये तो नहीं सोच रही है सायुनी घोष की ऐसे बयान पलट पलट के प्रधानमंत्री तक पहुंच गए हैं तो मैं भी ऐसा कर लूं? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। अरे भाई, जब पार्टी छोड़ सकती है, अभी पहली बार चुनी गई है सांसद और 2 साल के अंदर ही जो पार्टी उन्होंने बदल दी, तो काहे नहीं बदलेंगी भाई। तो राजनीति तपस्या करने के लिए थोड़ी आई है, जी बिल्कुल, है ना। मोदी जी तो राजनीति में आकर तपस्या करने चले जाते हैं, कभी द्वारकाधीश चले जाते हैं, कभी तमिलनाडु चले जाते हैं, कभी बद्रीनाथ केदारनाथ चले जाते हैं। तो सायुनी घोष भी राजनीति करने आई है, तो उनको भी चाहिए, तो प्रधानमंत्री बनना चाहती है, क्या दिक्कत है। मोदी जी से ज्यादा अच्छा बोलती हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर सायुनी घोष सबसे ज्यादा फंसी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उनके बयान बार बार उन्हीं के लिए मुसीबत बन रहे हैं। क्योंकि चुनाव के दौरान नतीजे आने से पहले सायुनी घोष कुछ और थी और नतीजे आने के बाद सायुनी घोष का अलग ही चेहरा जनता के सामने निकल कर आया है। और ये सबसे ज्यादा विश्वासघात है। अगर किसी ने विश्वासघात सबसे ज्यादा किया है तो सायुनी घोष ने किया है, ऐसा अब कहा जा रहा है टीएमसी की तरफ से, कीर्ति आजाद की तरफ से और उस जनता की तरफ से। फिलहाल ये मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन इसके साथ एक और मुद्दा है। मतलब सिर्फ बीजेपी नहीं फंसी हुई है, सिर्फ टीएमसी के बागी सांसद नहीं फंसे हुए यहाँ पर मोहन भागवत भी नजर आए हैं, आरएसएस भी। जी बिल्कुल, हाँ, आरएसएस कह सकते हैं। आरएसएस और मोहन भागवत बुरी तरह फंस गए, क्योंकि प्रियंक खरगे ने उनसे एक चिट्ठी लेकर एक कह सकते हैं कि सवाल किया था, या कह सकते हैं कि अपनी अपील उनके सामने रखी थी कि क्यों ना आप अपनी पार्टी का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। मतलब आरएसएस को एक पार्टी बना दीजिए और उसका रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। इस पर बुरी तरह फंस गए मोहन भागवत और उन्होंने जवाब भी दिया। लेकिन पहले आपके पास में आना चाहूंगी अमलेंदु जी, आखिर वो पूरा मामला क्या था, प्रियंक खरगे ने ऐसा क्यों कहा था और उस पर क्या जवाब दिया है मोहन भागवत ने, वो सब कुछ बताएं। असल में हुआ ये अंशिता कि कल प्रियंक खरगे जो मंत्री हैं कर्नाटक सरकार में, उन्होंने मोहन भागवत जो आरएसएस के चीफ हैं उनको एक पत्र लिखा और सोशल मीडिया पर उसको जारी किया। उसमें उन्होंने कहा कि भाई एक ऐसा संगठन जो 60,000 से ज़्यादा शाखाओं करोड़ों स्वयंसेवकों का दावा करता है, उसे पारदर्शिता और संवैधानिक जवाबदेही भी बनाए रखनी चाहिए और अपने शताब्दी वर्ष में आरएसएस को जिम्मेदारी से संविधान का पालन करना चाहिए और रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, जानकारी देनी चाहिए, लागू टैक्स चुकाने चाहिए और संविधान के दायरे में रहकर पारदर्शिता से काम करना चाहिए। क्योंकि आरोप ये है अंशिता कि आरएसएस जो है वो टैक्स की चोरी करता है, चूंकि उसका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो सरकार को कोई टैक्स नहीं देता और अरबों खरबों रुपए की संपत्तियां उसके पास हैं और अरबों खरबों रुपए का हर साल वो ट्रांजेक्शन करता है। तो जब ये इतना है आपके पास संपत्तियां आप करते हैं तो आप सरकार को टैक्स अदा क्यों नहीं करते हैं, इसको लेकर किया था। अब इसके बाद एक वीडियो जो है वो मोहन भागवत का काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ और वो उसमें कहा यह गया कि मोहन भागवत ने प्रियंक खरगे के सवाल का जवाब दिया। उसमें वो कहते उसने जाते हैं कि भाई कई चीज़ें रजिस्टर्ड नहीं है, यहाँ तक कि हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं है। जिन्हें सरकार से फंड चाहिए होता है वे रजिस्ट्रेशन कराते हैं। सरकार को हमारे अस्तित्व के बारे में पता है, उससे पहले भी हम पर 2 बार बैन लगाया गया है। अब यहाँ मोहन भागवत जो कह रहे हैं कि साहब जो सरकार से फंड लेते हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। सरकार से फंड क्या कंपनियाँ लेती हैं जो उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है? नहीं लेती हैं सरकार से फंड। आप विदेश से भी पैसा लेते हैं तो एफसीआरए है ना, और आपके ही जो कई छद्म संगठन है उनके एफसीआरए हैं कि नहीं है, तो ये सवाल है। लेकिन प्रियंक खरगे का कहना ये है कि ये मैंने तो पत्र लिखा था 15 जून को, उसका जवाब नहीं है और ये 13 या 14 जून का उनका वक्तव्य है खरगे का, पुराना है, मतलब 2 दिन पहले का है, तो ये उसका जवाब नहीं है। फिर उनसे सवाल पूछा गया कि भाई भागवत ये कह रहे हैं तो आपका क्या कहना है, तो प्रियंक खरगे कह रहे हैं कि भाई मैंने सवाल उठाया और जवाब भी मैं ही दूं। बिल्कुल,
जवाब तो मोहन भागवत को देना, मोहन भागवत जवाब दें तो हम लोग प्रियंक खड़गे को सुनेंगे कि उन्होंने क्या कहा। उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट भी किया बहुत लंबा चौड़ा प्रियंक खड़गे ने, उसको भी हम लोग अंशिता दिखेंगे क्या उन्होंने किया। तो पहले हम सुन लेते हैं प्रियंक खड़गे को, फिर उनके ट्वीट पर भी चर्चा करेंगे कि उन्होंने क्या कुछ लिखा है। अरे सवाल हमने पूछा है गृह मंत्री होके, तो जवाब उनसे लीजिए ना। मैं ही सवाल पूछना, मैं ही जवाब देना, ये कैसा होगा? आई एम वेरी क्लियर. आई हैव रेज्ड सम लीगल इश्यूज, आई हैव आस्क्ड सम कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस. लेट मिस्टर मोहन भागवत आंसर, लेट द RSS आंसर. व्हाई शुड आई आंसर? दे आर द वंस राइट who are not registered. वो क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे करके मैं कैसा बता सकता हूँ? ओके, थैंक यू. तो अभी हम प्रियंक खड़गे को सुन रहे थे और इस पर उनका पहले हम ट्वीट भी देख लेते हैं अमलेंदु जी, फिर उस पर हम चर्चा करेंगे क्या कुछ लिखा उन्होंने। काफी लंबा चौड़ा एक ट्वीट लिखा है प्रियंक खड़गे ने, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे पत्र के जवाब के तौर पर मोहन भागवत जी का एक वीडियो बड़े पैमाने पर शेयर किया जा रहा है जो कि गलत है। मैंने अपना पत्र 15 जून को भेजा और सोशल मीडिया पर डाला था, जबकि RSS प्रमुख की ये बातचीत 13 या 14 जून की थी। मैं स्थिति स्पष्ट कर दूं, RSS को एक सांस्कृतिक संगठन होने का पूरा अधिकार है, ये उनकी पसंद है, लेकिन वो एक ही समय में भारी सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए ये बार बार नहीं कह सकते कि उनका कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है और इसीलिए जनता के प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। बीजेपी खुद RSS को अपना वैचारिक जनक मानती है और सार्वजनिक जीवन पर उनका प्रभाव निर्विवाद है। RSS को देश और विदेश में 2500 से ज्यादा संबद्ध संगठनों के एक बड़े नेटवर्क के जरिए चंदा मिलता है और ये राष्ट्रीय राजधानी और अन्य राज्यों की राजधानियों में फैले मुख्यालयों से काम करता है। RSS प्रमुख को एडवाइस सिक्योरिटी लाइसेंस प्रोटोकॉल मिलता है और RSS के अन्य लोगों के लिए भी ऐसे प्रोटोकॉल है जिनका खर्च टैक्स पेयर्स के पैसे से उठाया जाता है। जनता को यह जानने का हक है कि क्या संगठन उन्हीं कानूनी मानकों का पालन करता है जिनकी उम्मीद बाकी सभी से की जाती है। कानून के तहत औपचारिक मान्यता मिलने से यह विरोधाभास हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यह तर्क कि किसी धर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता और इसलिए RSS को भी रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, गलत और बेतुका है। RSS को किसी धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं माना जा सकता क्योंकि वो खुद सिर्फ 100 साल से अस्तित्व में है और किसी भी सरकार ने किसी धर्म को रजिस्टर करने के लिए नहीं कहा है। मुझे RSS के सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक या किसी भी अन्य कानूनी गतिविधि को करने पर कोई आपत्ति नहीं है। वो चाहे तो स्कूल, सेवा संगठन, थिंक टैंक या संगीत अकेडमी भी चला सकते हैं। बस यही उम्मीद है कि वो देश के हर दूसरे संगठित निकाय की तरह पारदर्शिता से और कानून के दायरे में रहकर काम करें। इसी सिद्धांत के तहत लिखित रूप में औपचारिक जवाब मांगा गया है। सबसे बड़ी बात, श्री भागवत का ये तुरंत कहना कि RSS किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है, सबसे ज्यादा चिंताजनक है, जबकि वो टैक्स पेयर्स के पैसे से मिलने वाले सभी प्रोटोकॉल का लाभ उठाते हैं। ये ऐसी सोच को दर्शाता है कि जनता के प्रति जवाबदेही वैकल्पिक है और संगठन कानूनी जांच पड़ताल से ऊपर है। संवैधानिक लोकतंत्र में किसी भी संस्था को, चाहे वो कितनी भी पुरानी या प्रभावशाली क्यों ना हो, ऐसा विशेषाधिकार नहीं मिलता। अहंकार छोड़िए, कानून का पालन कीजिए और अपने पदाधिकारियों या कानूनी प्रमुखों को भेजकर मुझे समझाइए। जय संविधान, जय हिंदू। यानी साफ तौर पर उन्होंने ये कह दिया है कि आप सारी सुविधाएं तो वो ले रहे हैं जो मिलनी चाहिए जनता के आधार पर जो मिलती है, यानी टैक्स पेयर्स के जरिए आपको जो उनके टैक्स पेयर्स के पैसे से आपको जो सुरक्षा मिली है उसकी सैलरी दी जाती है। सारी सुविधाएं आप वो ले रहे हैं जो एक राजनीतिक पार्टी को मिलती है, जो एक संगठन को मिलती है, जो कि रजिस्टर्ड है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि आप कह रहे हैं साहब हिंदू धर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं है। ठीक है, हिंदू धर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप हिंदुओं के ठेकेदार हैं क्या? बिल्कुल। आप हिंदू धर्म है क्या? आप खुद को सांस्कृतिक संगठन कहते हैं तो आप सांस्कृतिक संगठन है ना, तो आप हिंदू धर्म के ठेकेदार थोड़ी हैं। और हिंदू धर्म के ठेकेदार आप कैसे हो जाएंगे? आप हिंदुओं की आल में कैसे छिप सकते हैं? आपका हिंदुओं से कोई लेना देना भी नहीं है, सबसे बड़ा तो। दूसरी बात कि अगर आप हिंदुओं का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो रजिस्ट्रेशन तो मुसलमानों का भी नहीं है, तो फिर वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन क्यों करा रहे हो भाई? अगर वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन है, मंदिरों के ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन है, तो RSS का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं होगा? बिल्कुल। आप खर्चे कर रहे हैं, आप जनता से पैसा उगाही कर रहे हैं, हर दशहरे पर जाकर गुरुदक्षिणा आप लेते हैं, तमाम आपके पास चंदा आता है, तो चंदे का हिसाब किताब आप क्यों नहीं देंगे? जी। इसी तरीके से मोदी जी PM केयर फंड का नहीं देंगे जी। तो देश के अंदर अजीब अंधेरगर्दी मचा रखी है RSS ने 100 साल से। बिल्कुल।
तो ये लेकर प्रियंक खड़गे का अपना एक सवाल है और मुझे लगता है कि आरएसएस को इसके जवाब देने चाहिए और नहीं देते हैं तो सरकार को आरएसएस पर कार्रवाई करनी चाहिए। सीधी सी बात। बिल्कुल, यहाँ पर बुरी तरह फंस गए हैं आरएसएस चीफ मोहन भागवत और सवाल बड़ा कर दिया है प्रियंक खड़गे ने। अब देखना ये होगा कि उनका जवाब आता है या नहीं आता है, क्योंकि जो जवाब फैलाया जा रहा है एक तरह से आईटी सेल की तरफ से ही फैलाया जा रहा है, वो जवाब असल में प्रियंक खड़गे के उस सवाल का तो नहीं है, उस पत्र का नहीं है, असल में वो पहले ही कोई बयान है जिससे अब फैलाया जा रहा है, ऐसा दावा प्रियंक खड़गे कर रहे हैं। लेकिन यहां पर बुरी तरह फंस गए और सबकी नजरें अब उनके जवाब पर है। इस बीच में एक, क्योंकि अब समय इजाजत नहीं दे रहा है अमलेंदु जी, लेकिन फिर भी एक बहुत अहम मुद्दा है जिसको हम छोड़ नहीं सकते, उस पर बात करना भी यहां पर जरूरी है, क्योंकि राहुल गांधी कोटा जाने वाले हैं और उन्होंने सभी छात्रों से यह अपील की है कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में एकत्रित हो और जो ये पेपर लीक का मामला है इसे जोर शोर से उठाया जाए, क्योंकि उनके भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। और इन सब के बीच में जब राहुल गांधी कोटा जाने वाले हैं उससे पहले एक ऐसी दुखद घटना आई है जिसके बारे में बात करना राहुल गांधी ने जरूरी समझा और उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके उस घटना पर बहुत ज्यादा दुख जताया है। तो हम चाहेंगे कि वो ट्वीट स्क्रीन पर लाया जाए, क्योंकि वो ट्वीट किया गया एक घटना पर जो रेलवे के अंदर एक व्यक्ति जो कि परीक्षा देने जा रहा था उसकी जान चली गई और जान जाने की जो वजह निकल कर आ रही है वो ये है कि घुटन किस तरह से ट्रेन में हो रही है। एक तरफ सरकार वंदे भारत बना रही है, दूसरी तरफ जो आम जनता के लिए जो ट्रेनें हैं उनमें बैठने तक की मुश्किल हो रही है, जनता के लिए परेशानियां हैं, घुटन हो रही है और उस घुटन के चलते जान चली जा रही है। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, हम वो वीडियो आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूं। उन्होंने लिखा है, इस वीडियो ने मुझे झकझोर दिया। ये उस भारत के लाचार युवा हैं जिसकी सरकार अपने अरबपति दोस्तों पर लाखों करोड़ लुटा देती है, पर अपने ही छात्रों को एक सुरक्षित सफर तक नहीं दे सकती। चुनाव के वक्त यही सरकार पूरी ट्रेनों का इंतजाम कर लेती है और परीक्षा देने जा रहे छात्रों के हिस्से में आती है भीड़, घुटन और बेबसी। इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि मोदी सरकार छात्रों की गूंज सुनना ही नहीं चाहते, पर मैं वादा करता हूं हम ये आवाज उन बहरे कानों तक पहुंचाएंगे। हर छात्र को उसका हक मिलेगा, उसका न्याय मिलेगा। 17 जून कोटा, यही गूंज अब हुंकार भरेगी। 17 जून को राहुल गांधी कोटा जा रहे हैं, जैसा कि हमने बताया भी, और उससे पहले इस घटना के बारे में उन्होंने जिक्र किया और जो पहली लाइन उन्होंने लिखी है कि ये वीडियो मुझे झकझोर रहा है, यानी इस वीडियो में इतना दर्द है कि राहुल गांधी इस बारे में बात करने से खुद को रोक नहीं पाए और इसीलिए यहां पर देखा जा रहा है कि माना जा रहा है, उन्होंने एक बार फिर अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में छात्र पहुंचे कोटा में और अपनी नाराजगी सरकार के खिलाफ दिखाएं, दर्ज कराएं, क्योंकि राहुल गांधी इस मुद्दे को तेजी से उठाएंगे, अभी भी उठा रहे हैं और आगे भी उठाने वाले हैं। अमलेंदु जी, आपके पास आना चाहूंगी कि ये मामला और ज्यादा मतलब एक तरह से कोटा में जो होने वाला है, जिस तरह से राहुल गांधी पहुंच रहे हैं वहां पर छात्रों की संख्या बढ़ने वाली, नीट पेपर लीक का मामला सरकार के लिए चुनौती बन सकता है। हाँ बिल्कुल, नीट पेपर मामला सरकार के लिए चुनौती बन नहीं सकता, इस बन चुका है और लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की लगातार मांग हो रही है। अब राहुल गांधी ने 4 बड़े जो है कार्यक्रम करने की घोषणा की है, उसकी शुरुआत जो है वो कोटा से होगी। कल 17 जून को कोटा से करेंगे, उसके बाद फिर वो इलाहाबाद जाएंगे, उसके बाद फिर पटना जाएंगे, उसके बाद फिर आखिरी जो है वो दिल्ली में या फाइनल जो है वो होगा। तो ये एक बड़ा आंदोलन की रूपरेखा राहुल गांधी तैयार कर चुके हैं। तो ये बीजेपी के लिए और सरकार के लिए, धर्मेंद्र प्रधान के लिए एक बड़ा संकट का सबब बन चुका है। अब देखना ये है कि कल जब राहुल गांधी कोटा जाते हैं तो वहाँ किस तरीके से जनसमूह उभरता है और छात्र वहाँ इकट्ठा होते हैं, चूँकि एक बड़ा जो है सेंटर कोचिंग्स का जो है वो कोटा है और छात्रों मतलब वहाँ लाखों छात्र जो है जाकर तैयारियां करते हैं, तो वहाँ उनके बीच जाएंगे, उनकी समस्या है। तो इससे पहले भी राहुल गांधी जब गए थे अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, तब भी कोटा में उनका बहुत ज़बरदस्त स्वागत हुआ था, इन छात्रों ने ही स्वागत किया था। तो राहुल गांधी अब उन छात्रों के बीच पहुँच रहे हैं। अब देखना ये है कि वहाँ किस तरीके से चीज़ें होती हैं और राहुल गांधी वहाँ से क्या अपना शुरुआत करते हैं। अंशिता जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जा सकता है कि राहुल गांधी कल एक बार फिर पेपर लीक मामले पर बहुत तेजी से हुंकार भरने वाले हैं। उसमें उनको छात्रों का समर्थन मिलेगा, ये तय माना जा रहा है, क्योंकि कोटा में, जैसे कि आपने बताया, कोटा में पहले भी जब राहुल गांधी गए थे तो छात्रों ने जबरदस्त स्वागत किया था और इस बार तो छात्रों की ही बात को लेकर वहां पहुंच रहे हैं राहुल गांधी। तो ऐसे में तय है कि छात्रों का अब समर्थन राहुल गांधी को मिलेगा और ये देखा भी जा रहा है कि युवाओं की पसंद अब राहुल गांधी बनते जा रहे हैं। यानी जिन युवाओं के बलबूते एक समय पर पीएम मोदी पीएम की कुर्सी तक पहुंचे, अब वही युवा बीजेपी से नाराज है
और कांग्रेस की तरफ वो शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के तरह धर्मेंद्र प्रधान के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि इस्तीफे की मांग और जोर से उठ रही है। देखना ही होगा धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, कब देंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। इसके अलावा टीएमसी में जो बगावत है उस पर हमने यहाँ लगातार चर्चा की। टीएमसी के अंदर जो बागी सांसदों के अंदर बगावत हो गई है उस पर भी हमने यहाँ चर्चा की और मोहन भागवत भी फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी यहाँ पर बीजेपी के लिए जो राह आसान लग रही थी वो राह असल में मुश्किल होती हुई दिखाई दे रही है और इस पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद अमलेंदु जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तमाम दर्शकों का इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।